वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और फिजिक्स के यहाँ पर एक नए सेशन के साथ हम फिर से उपस्थित हो गए हैं। तो आज से फिर एक बार बेहतरीन क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के सेशन का पहला सवाल है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। द्रव्य, आप लोगों ने द्रव्य ये शब्द में कभी कभी कंफ्यूज हो गए होंगे। एक द्रव्य होता है स्टूडेंट्स और एक होता है द्रव। ये जो स्टूडेंट है द्रव, ये द्रव आपका लिक्विड हो जाता है और ये जो द्रव्य है ये आपका मास होता है, द्रव्यमान। यही बात समझ स्टूडेंट्स। तो इसलिए कंफ्यूज कभी नहीं होना है। जहाँ भी आपको द्रव अवयव संयुक्त इस तरह से द्रव्य लिखा हो वो पदार्थ को इंडिकेट करता है यानी मास, और जब द्रव हो वो लिक्विड होता है। तो स्टूडेंट्स, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण ये आपका कहता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश। ये जो सिद्धांत होता है इसे हम लोग द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्टूडेंट्स सर्वप्रथम जो है आपके फ्रांस के रसायन शास्त्री थे लवोइजिए, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। कब किया था स्टूडेंट्स? 1789 में किया था। आई बात समझ में? 1789 में उन्होंने ही अपने प्रयोग के आधार पर यह कहा कि किसी भी पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसे विनाश किया जा सकता है। होता क्या है, यह एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो अक्सर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं लैम्बर्ट नियम को। तो जो लैम्बर्ट नियम होता है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअल में क्या होता है कि यदि किसी आपके कोई एक ही कलर के, यानी जैसे कि अगर हम लोग वाइट कलर ले तो उसमें तो 7 कलर होते हैं, लेकिन यहाँ एक कलर, मान लो कोई हम ग्रीन ले रहे हैं, ठीक है, तो एक ही कलर के जो प्रकाश होते हैं इसको अगर हम किसी विलयन से गुजारेंगे, यानी कोई यहाँ पर अगर विलयन होता है और ये जो रे है वो अगर विलयन से होकर गुजरता है, तो ये जो आपके हैं विलयन का जो अवशोषक होता है, इसमें जो आपकी प्रकाश की तीव्रता होती है वो अवशोषक के कारण इसमें कमी आती है। आप इस बात को जानते हैं कि जब भी इस तरफ से गुजरेगा तो इसके जो विकिरण की जो प्रकाश के विकिरण की जो तीव्रता है उसमें कमी आएगी। ये कमी किसके बराबर समानुपाती होती है? ये कमी विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी विकिरण में जो भी कमी आएगी, यानी विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतनी ज़्यादा उसमें कमी लाएगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो ये नियम जो है लैम्बर्ट का नियम आपके प्रदीप्ति से रिलेटेड है। ये आपके ना तो परावर्तन होते हैं, ना अपवर्तन, ना व्यतिकरण, बल्कि ये प्रदीप्ति की घटना होती है। तो लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए यहाँ पर जो दिया गया क्या सही है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि जब कोई वस्तु असमान वेग लेकिन त्वरण एक समान से चलता है, यहाँ पर क्या है कि इसका वेग असमान है लेकिन जो त्वरण है वो त्वरण एक समान है, वेग असमान है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वेग होता है तो वेग आपके विस्थापन बट्टे समय होते हैं। वेग की परिभाषा विस्थापन से दी जाती है। तो जब वेग और समान होगा तो आपका जो विस्थापन और समय का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स, वो आपका सरल रेखा ना होकर वो अरैखिक होता है। अरैखिक मीन्स वो एक समान रेखा में नहीं होकर वो जिगजैग लाइन हो सकता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट सबसे पहले मेसोन क्या होता है आप इसे समझिए। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, आज जो इतनी बड़ी ब्रह्मांड है इसका निर्माण किससे हुआ है?
इसका सबसे जो मूल रूप है वो क्या है, तो आप बोलेंगे कि वो एक कण है। ये कण से मिलकर ही इसे हम लोग, इस छोटे महीन कण को हम लोग क्वार्क कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वार्क। तो क्वार्क क्या होते हैं, कुछ गैसीय कण होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अन्य प्रकार के जो कण होते हैं जिसे हम लोग एंटी क्वार्क कहते हैं, यानी जो क्वार्क से अलग होते हैं, क्योंकि क्वार्क के साथ में कुछ एंटी क्वार्क भी चाहिए होते हैं। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलकर जो ये एक तरह का पदार्थ बनाते हैं, इसे हम लोग मेसोन कहते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। और धीरे धीरे ये मेसोन क्या होता है, ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे ब्रह्मांड में इस तरह के लगभग 140 से ज़्यादा आपके मेसोन के अस्तित्व पाए जाते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स, 140 से ज़्यादा मेसोन का अस्तित्व है। आई बात समझ में। तो ये मेसोन कहाँ पे होता है, ये मेसोन आपके अंतरिक्ष किरणों में होता है। कि ब्रह्मांड की बात है इसलिए ये मेसोन अंतरिक्ष किरणों में पाया जाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मिश्र धातु है, आप यहाँ पर ये नहीं कि हम गलती से यहाँ पर लगा दिए स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपके जो मिश्र धातु है, लेकिन वो आपके जो उसका प्रयोग नहीं किया जाता, इस्पात का प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग नहीं होता है। और मिश्र धातु यहाँ पर स्टूडेंट्स एल्निको होता है। इस एल्निको का प्रयोग हम लोग करते हैं मिश्र धातु को बनाने में, सॉरी चुंबक बनाने में। आई बात समझ में। तो ये एल्निको क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्निको जो आपका ये एल्निको आपका एक मिश्र धातु है। तो एल्निको में क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्निको में आपके स्टील होते हैं जो कि आपके 50% होते हैं। स्टील के अलावा आपके एल्युमिनियम 20% हो जाते हैं, निकेल होता है इसमें 20%, और कोबाल्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो भी 10% कोबाल्ट होता है। तो ये एल्निको का जो है मिश्रण है और इसी एल्निको का प्रयोग हम लोग चुंबक बनाने में करते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आज से लगभग 300 साल पहले प्रकाश का जो वेग था उसको लोग अनंत मानते थे कि उसका वेग अनंत होता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने में बिल्कुल ही समय नहीं लगता है, वो 0 समय में पहुंच जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स 1676 में आपके रोमर नामक इस साइंटिस्ट ने इस अंधविश्वास को ख़त्म कर दिया और उन्होंने बताया कि प्रकाश का वेग जो होता है वह भी एक प्रकार से सीमित होता है और उसने सबसे पहले प्रकाश का वेग भी ज्ञात किया था। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो उसने जो प्रकाश का वेग का मान मालूम किया था, उसने मालूम किया था 2,14,300 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट मान नहीं था, लेकिन इसे बाद में सही से ज्ञात किया गया और वो अब एक्चुअल में जो प्रकाश का वेग होता है 1904 में इसे एक्चुअल में निकाला गया, जो कि आपने डाउट ने इसका कैलकुलेशन किया था। तो उसने बताया कि प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो 1676 में रोमन ने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। रोमर ने उसने बताया था कि 2,14,300 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन इसे 1904 में इसे शुद्ध निकाला गया जब डाउट ने बताया कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में ज्ञात किया गया था। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि रेडार के आविष्कारक कौन थे। तो स्टूडेंट्स रेडार का जो आविष्कार किया था 1922 में इसका आविष्कार किया था A.H. टेलर एवं लियो सी यंग ने। आई बात समझ स्टूडेंट्स। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1922 में इस रेडार का आविष्कार हुआ था। और रेडार क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रेडार जो है ये आपके रेडियो
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का एक संक्षिप्त रूप है रेडार। आई बात समझ स्टूडेंट्स? रेडार जो होता है ये ऐसा सिस्टम है जो रेडियो तरंग का उपयोग करके किसी वस्तु का पता लगाता है, यानी किसी लक्ष्य का पता लगा सकता है। इसके द्वारा रेडियो तरंग भेजी जाती है। इस रडार से जो रेडियो तरंग जाता है वो अगर कोई वस्तु वहाँ पर उसके रेंज में आती है तो उस रेंज से वो टकरा कर फिर वापस आता है और इससे पता चलता है कि वो वस्तु कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स यानी कि स्पेक्ट्रम मीन्स प्रकाश, प्रकाश का जो आपका कई खंड में जो बढ़ जाता है उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसमें दृश्य प्रकाश के अलावा अवरक्त प्रकाश और परावैंगनी प्रकाश भी होती है। तो दृश्य प्रकाश वो प्रकाश होता है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं और जिसके मदद से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इसका तरंगदैर्घ्य होता है दृश्य प्रकाश का वो आपके 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। और आप लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम जो होता है स्टूडेंट्स वो एक एंगस्ट्रम आपके 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो वास्तव में जो प्रकाश है स्टूडेंट्स वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ये संचरित होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। और इसका ज्ञान हमें नेत्र से प्राप्त होता है। प्रकाश को हम लोग कैसे देख पाएंगे? नेत्र से ही देख पाएंगे। अगर जिसका नेत्र नहीं होगा वो प्रकाश को नहीं समझ सकता है। तो जो हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं दृश्य प्रकाश, उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ये तो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स कि टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो गलनांक से क्या लेना देना है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर बल्ब होता है, आजकल तो चूँकि LED बल्ब चलने लगे हैं, फिर भी लेकिन बहुत जगह इस बल्ब का ही प्रयोग होता है, क्योंकि जहाँ पर अगर रोशनी की ज़रूरत होती है और हीट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पुराने बल्ब का ही प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। इस बल्ब का जो यहाँ पर आपके जो ये जो लगा होता था स्टूडेंट्स, ये आपके फिलामेंट जो होते थे ये आपके टंगस्टन धातु का बना होता था, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्योंकि यहाँ तो ये हमेशा जलेगा आग में, और जलेगा तो ये अगर कमज़ोर होगा तो तुरंत जल के ये तो राख बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इसका गलनांक ऊंचा होने के कारण ये जल्दी नहीं पिघलता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का क्या कारण है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि सूर्य से हम लोग हर दिन बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। ये सूर्य जो दिन रात इस तरह से जो चमकता है, ये इसकी रोशनी का क्या राज है स्टूडेंट्स? इस सूर्य की जो ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन। तो इसके कोर में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस होता है। ये आप लोग जानते होंगे सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन गैस का गोला है ये। और इसमें हाइड्रोजन जब मिलता है तो इससे हीलियम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। तो हाइड्रोजन से मिलकर ये हीलियम बनाता है। और सूर्य के अंदर जो 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन जो जलता है तो 62 अरब जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। कितना जूल? 62 अरब जूल। अब आप समझ सकते हैं कितनी ऊर्जा निकलती है। तो ये जो ऊर्जा का कारण है ये नाभिकीय संलयन है, यानी 2 नाभिक जब आपस में जुड़कर हाइड्रोजन के 2 नाभिक तो वो हीलियम का निर्माण करते हैं जुड़कर। और एक विखंडन होता है जिसमें कि एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 हल्के या अधिक हल्के नाभिकों में बदलता है, उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। और नाभिकीय संलयन से ही आपके हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित होती है, और परमाणु बम आपके नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अगला प्रश्न स्टूडेंट्स कि चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था। तो स्पेस शटल यानी कि स्टूडेंट्स शटल मीन्स होता है आप उड़न खटोला कह सकते हो। तो किस उड़न खटोला से गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्टूडेंट्स अपोलो। और ये आपके स्टूडेंट्स अपोलो से आपके जो चंद्रमा पर सबसे पहला जो व्यक्ति ने कदम रखा वो कौन थे, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो वो आपके थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसका पूरा नाम नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्या था स्टूडेंट्स? नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपके चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले, और ये अमेरिकी थे, है ना। इसके अलावा ये जो है आपके एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थे, और ये खगोल शास्त्री बनने से पहले वो नौसेना में सेवारत थे। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो इसने अपोलो के द्वारा 1961 में कब कदम रखा था? 1961 में पहली बार मानव सहित जो है वो आपका यान उतरा था, जिसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो स्टूडेंट्स ये जो है सबसे पहले व्यक्त की थी आपके आर्थर सी क्लार्क ने। किसने की थी? आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। तो भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह क्या होता है स्टूडेंट्स? ये मैंने पहले भी एक बार इस पर चर्चा की थी। तो ये एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में आपके, जैसे पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी हो गए, इसके आपके अक्ष जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसके एकदम बिल्कुल लंबवत तल में जो होते हैं, है ना, ये आपके पश्चिम से पूरब की ओर, आपके पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, है ना। और इसका जो परिक्रमा काल होता है वो भी पृथ्वी के ही तरह 24 घंटे का ही होता है स्टूडेंट्स। ये बात समझ में, ये 24 घंटे का ही होता है। और पृथ्वी तल से इसकी जो ऊंचाई रहती है वो आपके 36,000 किलोमीटर होते हैं। 36,000 किलोमीटर की एक समान ऊंचाई पर इसे लगाया जाता है, और ये इसी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये संभावना किसने व्यक्त की थी? आर्थर सी क्लार्क ने की थी। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स की निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न तापी इंजन का प्रयोग स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा? ये आपके इंजन रॉकेट में प्रयोग होता है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये निम्न तापी इंजन क्या होता है और इसका प्रयोग रॉकेट में क्यों किया जाता है? तो निम्न तापी इंजन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक प्रकार के विशेष इंजन होते हैं जिसमें कि बहुत ही कम ताप पर काम करने की क्षमता बनाई जाती है, और इसमें जो ईंधन डाला जाता है वो बहुत ही कम तापमान पर वो ईंधन डाला जाता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो उसमें आपके ईंधन डाले जाते हैं वो आपके ठोस और मजबूत रहते हैं ठंड के कारण, जिससे उसके अणुओं की क्षमता बढ़ जाती है। ये जो स्टूडेंट्स ठोस होने के कारण क्या होती है, ये इसके अंदर जो आपके अणु होते हैं, इस अणु की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और वो ठोस हो जाते हैं। इस कारण ये जो है आपके रॉकेट को कई तरह के जो आपके तापमान की कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसमें इस तरह के इंजन का इस्तेमाल होता है ताकि ये हर स्थिति में इस आपके इंजन की मजबूती को बनाए रख सके और इसका जो है शक्ति में कोई खास प्रभाव ना पड़े। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन थे आपके बीच। स्टूडेंट्स हम लोग फिर से एक बार नए एक सीरीज के साथ हम लोग मिलेंगे। तो इस सीरीज के जो 50 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पूरे कर दिए, फिजिक्स के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, और इसको हमने डील किया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो ज़रूर इस सेशन को पूरा ध्यान से देखें, काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ समय पर मिल सकें।
तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय।